गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। चलिए दोस्तों, भारत का इतिहास बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र जो एक में दिया गया है दोस्तों, भारत का इतिहास, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर के रूप में 15 प्रश्न, मात्र 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। ये 15 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। पूरे जितने, अब उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें से 15 प्रश्न, मात्र 15, और जो सटीक रूप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होंगे और 100% आने की जो संभावना है इन प्रश्नों की, वही प्रश्न मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं। 15 प्रश्न मात्र, ठीक है ना। तो आगे बढ़े सीरीज में, उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को पहले दूर कर ले, उसके बाद फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जल्दी से थोड़ा सेशन को शेयर कर दे ताकि और लोग इससे जुड़ जाए, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी अब इसके एग्जाम आने वाले हैं हिस्ट्री के। किसी किसी के तो परसों 1 तारीख को भी एग्जाम है हिस्ट्री का, किसी का 5 तारीख को है। तो इस प्रकार से एग्जाम भी कंटिन्यू हो रहे हैं। और दूसरा ये है दोस्तों, थोड़ा शेयर कर देते हैं, थोड़ी जब क्वांटिटी ज्यादा रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में भी, है ना। चलिए, कंफ्यूजन आप लोगों की ये है कि अभी कुछ यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर में जो हिस्ट्री के अंदर दोस्तों 1700 या 1800 से लेकर 1740 से लेकर के 1900 तक का डाटा एक ही पार्ट में दे दिया जा रहा है। और कुछ यूनिवर्सिटी में इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक पार्ट में 1740 से लेकर 1857 तक पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद में दूसरे पार्ट में 1857 से लेकर के 1900 तक, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम यहां पर जो बात करें 1950 तक की हम बात करें। अब उसके बाद में अब कंफ्यूजन की, जो आपकी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ऐसे इस प्रकार से खत्म होगी। जिन दोस्तों का एक ही पार्ट में दोनों पार्टों को पढ़ा जा रहा है ना, वो भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर 15 क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूं। तो 1740 से लेकर के 1847 तक का जो डाटा है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके तुरंत बाद में इसका सेकंड पार्ट भी आपको डिस्कस करवाएंगे। तो सेकंड पार्ट में 1857 से लेकर के 1950 तक या उससे आगे तक का जितना भी डाटा होगा, वो डाटा आपको वहां मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और जिन दोस्तों के अलग अलग पार्ट में इस प्रकार से इसी क्रम में है, 2 पार्ट में हिस्ट्री है, उनको भी जो है यहां से 15-15 प्रश्न दोनों पार्ट पे अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। पूरा इतिहास मात्र 15 प्रश्नों में। जी हाँ दोस्तों, भारत का इतिहास, जो ये वाला जो पार्ट है, आधुनिक इतिहास है भारत का, है ना, आधुनिक इतिहास है। तो आधुनिक, यार आपको पता है ये फर्स्ट ईयर में आपने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है, सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है, अब थर्ड ईयर में आधुनिक इतिहास को पढ़ना। चूंकि आधुनिक इतिहास काफी लंबा रहा है, इस कारण से इसको 2 पार्ट में और थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो बीए थर्ड ईयर में आधुनिक इतिहास को 2 पार्ट में, जिसका पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस हम आज करने जा रहे हैं। चलिए, सेशन के एंड तक बने रहे। जितने लोग भी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, सेशन के एंड तक बने रहे। बहुत छोटा सा सेशन होगा, कोई ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, आप सभी जानते हैं अच्छे से। चलिए, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों देखिए, यहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, यहां पर प्रश्न में तो सिर्फ प्रथम युद्ध की बात की गई है, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों को आपको पढ़कर जाना है, सभी युद्धों को पढ़कर जाना है। इसके आंसर की बात भी चलो आखिरी में कर लेंगे हम लोग, है ना। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुए कर्नाटक के प्रथम, या हम तो ये कहेंगे कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों का आप जो है इसमें चर्चा करेंगे। अथवा कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए कि कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे, अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में जो युद्ध हुए थे, उसके कारण क्या रहे हैं, उन कारणों की विवेचना करना है। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का वर्णन। सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध और युद्ध के कारण, ठीक है ना। अब चूंकि ये दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें पूछा आपसे सिर्फ कारण गए हैं कि प्लासी का युद्ध किन कारणों से हुआ था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो आपको देना ही देना है एग्जाम में। साथ ही साथ में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध किन कारणों से हुआ था। कारण बताएंगे आप आगे,
उससे पहले इसकी व्याख्या में आप कुछ प्रभाव वगैरह लिखेंगे, है ना, कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी जिसके कारण से प्लासी का युद्ध हुआ था और ये किस प्रकार का युद्ध था, इससे संबंधित कुछ एक इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं पूरे टॉपिक का, वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप व्याख्या में लिख देंगे। उसके बाद में कारण, और कारण के बाद में आप चाहें तो इसके जो है प्रभाव भी लिख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या भारतीय शासन प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा भी जो भी आप तो इस प्रकार से प्रभाव लिख करके उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अर्थात ये 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है आपका। ठीक है, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट है बक्सर का। प्लासी और बक्सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर प्लासी और बक्सर, कहा नहीं जाता यह सच भी है, अगर प्लासी और बक्सर का युद्ध ना हुआ होता तो शायद अंग्रेजों ने भारत पर कभी अधिकार किया ही नहीं होता। ये जो दो युद्ध हुए थे, प्लासी और बक्सर के युद्ध, यही 2 युद्ध ही जो है भारत की इतने सालों की गुलामी का परिणाम यही युद्ध थे। इन युद्धों का ही परिणाम था कि भारत ने जो इतने साल गुलामी की जंजीरें अपने गले में पहने रखी। ठीक है ना, चलिए, तो बक्सर के युद्ध के कारण इसी प्रकार से बक्सर का युद्ध, पहले व्याख्या, उसके बाद कारण, उसके बाद महत्व, फिर लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था, पहले तो आपको ये समझाना है द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी। अर्थात जैसे केंद्र और प्रांत 2 अलग अलग में बढ़ चुका था, तो अलग अलग के लिए अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया था। द्वैध शासन अपनाने के कारण क्या थे, जो ब्रिटिश सरकार ने द्वैध शासन को जो अपनाया उसका कारण क्या थे और इसके दुष्परिणाम क्या हुए, परिणाम ही इसके भारत के लिए दुष्परिणाम होंगे। ठीक है ना, इसके परिणाम जो अच्छे परिणाम होंगे वो तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन इसके भारत के पक्ष में अगर बात करें तो इसके द्वैध शासन व्यवस्था के भारत के लिए हमेशा जो है ये दुष्परिणाम ही रहे हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से कुटीर उद्योग धंधे समाप्त होने लगे, कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई, किसानों की हालत और ज्यादा दयनीय हो गई, भूखमरी छा गई, अकाल पड़ने लगे, कई सारे दुष्परिणाम हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों, उसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था, किन कारणों से रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उसके कारण बताना है, अर्थात उत्तरदायी परिस्थितियां बतानी है। ठीक है ना, तो उत्तरदायी परिस्थितियां कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन चुकी थी इंडिया प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में, जिसके कारण पिट्स इंडिया माफ करना रेगुलेटिंग एक्ट को पास करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। तो कारण पूछ ले या उत्तरदायी परिस्थितियां, दोनों एक ही है। रेगुलेटिंग एक्ट की जो कुछ धारा है, धाराओं का भी वर्णन यहां पर करना है कि कौन कौन सी धारा इस एक्ट के तहत जो है भारत में लागू हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज और मराठों के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं उनका आपको यहां पर वर्णन करना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 युद्ध हुए थे। ठीक है ना, अंग्रेज और मराठों के बीच में 4 युद्ध हुए थे। 4 ही युद्ध को आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। उनमें से संक्षिप्त में कोई सा भी युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, द्वितीय भी तृतीय भी, क्योंकि तृतीय जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज मराठा तृतीय युद्ध हुआ था, वो भी बहुत निर्णायक रहा था, काफी हद तक निर्णायक रहा था। ठीक है, चौथा युद्ध तो बस एक नाम मात्र का युद्ध था। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना में लॉर्ड हेस्टिंग का क्या योगदान रहा। भाई, भारत पर अधिकार करने में या भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या भूमिका निभाई, इस पर चर्चा करनी है। अगला प्रश्न होगा डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति, ठीक है ना, तो डलहौजी की हड़प नीति के बारे में बहुत लंबी नीति है, प्रश्न छोटा देख करके ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, इसका आंसर उतना ही ज्यादा बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा, जब पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। इतिहास है ही ऐसा सब्जेक्ट, है ही ऐसा विषय, बस मजे लेते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें टोटल स्टोरी वाइज चलती है चीजें। अगर आप एक 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक अगर पढ़ते जाएंगे, एक दूसरे टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, तो इतिहास में अभी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सब कुछ तो स्टोरी वाइज होता है। पूरी उसकी स्टोरी समझते हुए आगे बढ़ते हैं आप लोग। जैसे हड़प नीति है, तो जैसे ही आप हड़प नीति के बारे में पता करोगे कि एक्चुअल में क्या थी ये हड़प नीति, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, भारत किस प्रकार से बर्बाद हुआ और उस भारत की बर्बादी में इस हड़प नीति का क्या योगदान रहा, है ना, तो तब आपको इतना उसमें इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी पढ़ने में कि आप उसको जब पढ़ेंगे तो बीच में मतलब एक तरह से एकाग्र हो जाएंगे पढ़ते हुए। इतिहास के सभी टॉपिक इसी प्रकार के हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति। ठीक है ना,
1857 का जो संग्राम हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसी को हमने यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है। तो उस 1857 की क्रांति को समझाना है, अथवा में ये लिखा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति पर एक लेख लिखिए, मतलब कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे, किस प्रकार का जो है ये संग्राम था, अर्थात ये क्रांति थी, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी बातें इसके अंदर आई। क्लियर है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ बताना है, पुनर्जागरण का अर्थ बताना है और आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए दोस्तों। तो अब इसमें देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, पुनः जागना, पुनः जागना। जो व्यवस्था सब सुप्त पड़ गई थी, सब लोग सो गए थे, अब वो वापस से जाग उठे, ठीक है ना। तो 1857 के बाद में पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भारतीय पुनर्जागरण हुआ था या पुनर्जागरण आया था, आधुनिक, जिसे हम आधुनिक पुनर्जागरण कह सकते हैं। उससे पहले किसी के अंदर एक देश प्रेम की भावना तक नहीं थी। 1857 की क्रांति ने पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया और उनमें एक देश प्रेम की भावना जागृत की, और उसी जागृति को, देश के प्रति समर्पण की भावना को ही यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पुनर्जागरण कहा गया कि लोग फिर से जागे अपने देश के लिए। पहले अपने राज्य के लिए करते थे, लेकिन अब पूरे देश की भी स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए अब ये एकजुट होने लगे। और इस एकजुट होने का जो प्रमाण था, जो उदाहरण था, 1857 की क्रांति सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के आर्थिक, प्रशासनिक, न्याय, शिक्षा, सामाजिक और सार्वजनिक जो सुधार किए हैं, विलियम बेंटिक ने जितने भी सुधार किए हैं, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जितने भी सुधार किए हैं दोस्तों, उन सुधारों के बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पर आर्थिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार किए इन्होंने, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या सुधार किए हैं, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा, सामाजिक और सार्वजनिक सुधारों का वर्णन। तो हालांकि एग्जाम में इतने सारे सुधार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मुश्किल से 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, 2 भी काफी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये इसलिए कि इनमें से क्या पूछ ले कुछ नहीं कह सकते, इसलिए बेंटिक वाला जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके सुधार 100% पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे, प्रश्न नंबर 12 पर। 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा व्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया था। अब वो जो नया मोड़ लिया, शिक्षा व्यवस्था जो उत्पन्न हुई भारत की, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में उन्नति प्रारंभ हुई भारत में, विभिन्न सामाजिक जो सुधारक थे, उनके प्रयासों से, जो विद्वान रहे उनके प्रयासों से, या समाज सुधारक जिनको हम कहते हैं दोस्तों, उनके प्रयासों से भारत में शिक्षा व्यवस्था में इंप्रूवमेंट आया। उन सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव बनाया ताकि भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो उन सब प्रयास, वो जो प्रयास हुए थे, वो सारे प्रयास 19वीं शताब्दी से पहले चले आ रहे थे, पहले से हो रहे थे, ठीक है ना। तो अब उन प्रयासों की जो सफलता थी वो 19वीं शताब्दी में परिलक्षित होने लगी, अर्थात दिखने लगी। अब वो जो सफलताएं दिखने लगी, उससे अब भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से अपने आप में उसने प्रगति की, उन सब बातों पर चर्चा करनी है 19वीं शताब्दी में, ठीक है। किस किसने सहयोग किया है, किस प्रकार से कौन कौन सी शिक्षा में जो है किस प्रकार उन्नति हुई, सरकार ने इसमें कितना योगदान दिया है, समाज सुधारकों ने कितना योगदान दिया है, जनता ने इसको किस चश्मे से देखा है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत हो जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार की जो जमीन को लेकर के, कृषि व्यवस्था को लेकर के जो नीतियां आई थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिनको हम भू राजस्व कहते हैं, भू राजस्व नीतियां कहते हैं, भू राजस्व नीति है ना। तो भू राजस्व नीति को अन्यथा ना ले, ये वही नीतियां हैं दोस्तों जो कृषि व्यवस्था को लेकर के बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिन्हें भारत में लागू किया गया था, और इन्हीं नीतियों के द्वारा भारत के किसानों का शोषण किया जाता था। क्लियर है ना। तो ब्रिटिश के द्वारा, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू की जाने वाली भू राजस्व नीतियां बतानी है, कौन कौन सी नीतियां हैं, है ना। वो सारी नीतियों पर थोड़ा सा कुछ पॉइंटों के माध्यम से चर्चा करनी है। चलिए अगला प्रश्न है ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। किसानों पर, अब चूंकि ग्रामों में किसान ही रहते थे, तो किसानों पर इस प्रकार की नीतियां लागू कर दी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, जिसके कारण से सिर्फ किसान नहीं बल्कि पूरा गांव का गांव ही ऋण के बोझ तले दब चुका था, और उसी ऋण से निकालने के लिए उनसे उनकी जमीनें छीन ली जाती थी।
इस प्रकार से उनको पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया। उनका इतना शोषण हुआ, किसानों का भयानक रूप से शोषण हुआ। जितनी भी दोस्तों कृषि से संबंधित नीतियां लागू हुई ब्रिटिश सरकार की, किसी भी नीति ने किसानों की स्थिति को अच्छा नहीं किया, बल्कि उसको और दयनीय करती गई, है ना। तो उसके ही इन्हीं नीतियों के ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता थी उसको समझाते हुए उस ऋणग्रस्तता के कारण बताने, किन कारणों से इस प्रकार से ये ऋणग्रस्तता आई थी और उसके परिणाम क्या भोगने पड़े भारतीय किसानों को। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका इस सीरीज का, कृषि के वाणिज्यीकरण। भाई कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, व्यवसायीकरण क्या होता है, कृषि का व्यवसायीकरण के कारण क्या है, ठीक है ना। यहां पर कृषि का व्यवसायीकरण का अर्थ बताते हुए कारण बताने हैं आपको। दैट्स ऑल दोस्तों। इस प्रकार से ये 15 प्रश्न हमारे हो जाते हैं समाप्त। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 10 वो प्रश्न जो अति लघुत्री प्रकृति के होंगे, कुछ शब्दों में इसके आंसर आपको देने होंगे। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से एक बात ये सुन लीजिए दोस्तों, जो मैं हर एक मॉडल पेपर डिस्कस कराते वक्त बोलता हूं कि अगर आपने अगर एग्जाम 1-2 दिन के अंदर ही होने वाले हैं, तो सिर्फ आप जो मैंने 15 प्रश्न आपको बताए सिर्फ उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 1 हफ्ता या उससे ज्यादा का समय हो, तो दोस्तों पहले आप इन 10 प्रश्नों की तैयारी करोगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले इन 10 प्रश्नों की तैयारी करोगे, उसके बाद 15 प्रश्नों पर जाओ, ठीक है ना। 10-15 प्रश्न वो और 10 प्रश्न ये, इस प्रकार से कुल टोटल जो 25 प्रश्न होते हैं आपके, 25 प्रश्न की तैयारी अगर आप कर लेते हो दोस्तों, तो लगभग आपके पूरा इतिहास की तैयारी हो जाती है। उसमें से कुछ भी छूटता नहीं। जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों का, वो कुछ भी उसमें से छूटेगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर तो ये मिसप्रिंट है, इस पर ध्यान मत देना आप लोग, और जो मिसप्रिंट है उस पर ध्यान पहले जाता है ना, ये दीर्घ को काट देना यहां से, ठीक है ना। लघुत्री प्रकृति के प्रश्न है ये। सबसे पहला प्रश्न है कालकोठरी। कालकोठरी की दुर्घटना क्या थी? सिराजुद्दौला के समय की शासनकाल की व्यवस्था की बात है ये, बंगाल की। तो कालकोठरी की दुर्घटना क्या थी, इसकी बात चर्चा करनी है, ये समझाना है आपको। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित दोहरे प्रशासन को समझाइए। तो दोहरा प्रशासन, पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था और उसी पिट्स इंडिया एक्ट की देन थी दोहरा प्रशासन, उसको समझाना है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज पर एक निबंध लिखिए। ब्रह्म समाज पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के आर्थिक सुधारों की चर्चा कीजिए। विलियम बेंटिक के सिर्फ आर्थिक सुधार की बात हुई यहां पर, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 5 है आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। आधुनिक काल में अर्थात वर्तमान में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसकी थोड़ी सी अगर आप तुलना करते हुए इस प्रश्न को लिखेंगे ना तो और मजा आ जाएगा। तुलना करते हुए जैसे कि जो ब्रिटिश काल में जो स्थिति थी या ब्रिटिश काल से पहले जो स्थिति थी महिलाओं की, उस स्थिति में सुधार आया या उनकी स्थिति और ज्यादा गिरी है, ये सारी बातें आपको इसके अंदर करनी होगी। अगला प्रश्न है निस्पंदन का सिद्धांत क्या है। निस्पंदन का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त के बाद में महालवाड़ी व्यवस्था, फिर रेयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 व्यवस्थाएं थी ना, ये भू राजस्व से संबंधित व्यवस्थाएं ही थी। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था और रेयतवाड़ी व्यवस्था, इन 3 व्यवस्थाओं को आप पूरे एक क्रम से और अच्छे पूरे विस्तार से डिटेल में पढ़ करके ही एग्जाम में जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है इसमें, अगला लास्ट है कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योगों का पतन या इसके पतन के क्या कारण थे, भारत में जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनका पतन क्यों हुआ, ठीक है, किन कारणों से ब्रिटिश सरकार ने इसके पतन में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये आज का मॉडल पेपर हो जाता है कंप्लीट। दोस्तों एग्जाम है, आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ दोस्तों के एग्जाम आने वाले भी होने वाले हैं। तो थोड़ी सी सतर्कता के साथ में थोड़ा सा जो है दोस्तों, थोड़ा सतर्क होकर के एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो ये लास्ट समय बचता है ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम कौन सी आती है दोस्तों, कि इसी में ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम लोग थोड़े भटक से जाते हैं, है ना। और जो गलती हमें नहीं करना चाहिए एट लास्ट टाइम पर, वो गलती हम यहां पर कर बैठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एग्जाम का टाइम है, पूरे साल आपने मेहनत की है ना। तो इसको दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी पढ़ाई से संबंधित, अपने पेपर को लेकर के। आपने साल भर पूरा पढ़ा है, उस समय आपके पास एग्जाम का लोड नहीं था,
आप सिर्फ ज्ञान ले रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, टॉपिक को समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब आपने जितना भी पढ़ा है, जितना डाटा आपने अभी तक अर्जित किया है, जितना ज्ञान अर्जित किया है, उस सबको समेटने का वक्त आ चुका है। तो अब उसको पूरा समेटिए, और समेट कर इतना छोटा आपको करना होगा कि आप उसे एक दिन क्या 3 से 4 घंटे में ही उसको पूरा एक साथ देख सके, उसका रिविजन कर सके। और इसीलिए तो सलाह दी जाती है नोट्स बनाने की। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एग्जाम के टाइम पे हमारा रिवीजन इजी हो जाए, है ना। तो अब दोस्तों एग्जाम, अगर आपके पास एक हफ्ता भी है ना एग्जाम के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली जो है, जैसे मॉडल पेपर में आप लोगों को दिया है, जो 15 से 25 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, इनकी तैयारी करेंगे। ये तैयारी में आपका पूरा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और बस उसकी तैयारी कर लीजिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट कल डिस्कस करेंगे, सेम टाइम पर होगा दोस्तों। 8 बजे ही इसको रखेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वीडियो जो है अपलोड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं यूट्यूब ले ही नहीं रहा था वीडियो को, तो थोड़ा सा इस कारण से लेट हो चुके हैं। बाकी कल का जो सेशन होगा इसका सेकेंड पार्ट दोस्तों, वो फिक्स 8 बजे ही होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।